Hello everybody, welcome to lecture 15 of the playlist Hello Alkane and Hello Arene। आज करने वाले हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन। हेलो अल्केन हम पिछले लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, तीनों बहुत ही ज़्यादा प्राइम टॉपिक है, प्रिविलेज एंड प्रीमियम टॉपिक्स। आज का जो हेलो एरीन का टॉपिक है ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हेलो एल्केन्स में हमने मोस्टली कंसेप्ट कर लिए हैं, हमें बस उसे हेलो एरीन में लगाने हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। तो आज लिखिए टॉपिक का नाम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। इसमें अगर आप लेआउट में देखेंगे, जो मैंने लेक्चर 1 में बताया था, उसमें इसमें अंदर 3 टॉपिक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हालांकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्राइटेरिया, ये होगा कि नहीं होगा हमें ये भी देखना है, अगर होगा तो कब होगा, ये वगैरह वगैरह। ओके, उसमें फिर दूसरा टॉपिक जो है हमारा इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे रिएक्शन विथ मेटल्स तो हमारे हेलो एल्केन में भी था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन में था, जो नया है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ एक बहुत ही समस्या है यहाँ पे, वही हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो करिए, पेन और कॉपी ले लीजिए और चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला हमारे पास डाउट ये है कि ये तो है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब क्या हो गया, जब एक हेलोजन एक एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग से ज्वाइन होता है, उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एसएन रिएक्शन बोलते हैं, वो देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो क्या कंडीशन सेम रहेंगी, अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, दोनों हमें ये बात करनी है। जैसे कि हमें ये तो मालूम है कि हमारा जो हेलो अल्केन है वो ये रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से देता है, वो भी 2 पाथवेज के साथ, SN1 एंड SN2। बात हमें ये करनी है कि हेलो एरीन में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए हम चाहते क्या है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर बात करें तो हम पहला नंबर लिख देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम चाहते क्या है इसमें, हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो ऐसी हो। ये हमारा हेलो एरीन है यहाँ पे चमचमाता हुआ, और ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली होती कैसे है, ये हेलोजन यहाँ से उड़ जाए और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से उड़ता हुआ डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके हमें ये ऐसा एक कंपाउंड दे दे फर्स्ट क्लास। तो हम ये चाहते हैं, और यहाँ पे एक X माइनस जो हेलोजन है वहाँ से गोली हो जाए। करेक्ट, ये है हमारा टारगेट, बट ये होगा क्या, नहीं होगा। यस, तो एक दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये रिएक्शन नॉर्मली पॉसिबल होती नहीं है। किसके लिए, हेलो एरीन के लिए। आपको यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट MTY पॉइंट विथ अ स्टार लगा देता हूँ मैं। इन जनरल, जनरल मतलब नॉर्मली, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, SN reaction, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल फॉर हेलो एरीन। ना ये जो मैंने स्टेटमेंट आपको लिख के दिया ना, ये डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर या 2 नंबर के लिए कि वाई नॉट पॉसिबल। चलो भैया बताओ। तो इसके मैं दोस्तों आपको दूंगा 4 रीजंस। कितने रीजन, 4 रीजंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया तो आप 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, अगर सिर्फ हल्का हल्का टॉपिक ऊपर ऊपर से तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो लोग जानना चाहेंगे कि ये रिएक्शंस क्यों नहीं देता है, अगर देता है तो कौन सी कंडीशंस में देता है। जनरली नहीं देता है, मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में ये रिएक्शन दे देगा, नॉर्मली ये नहीं देता है। करेक्ट, जैसे नॉर्मली हम लोग 3 घंटे पढ़ते हैं एवरीडे, लेकिन क्रिटिकल कंडीशंस में जब एग्ज़ाम हो तो हम लोग 4 घंटे भी 5 घंटे भी पढ़ लेते, रात भर भी पढ़ लेते, राइट। यस, तो चलिए करते हैं रीजंस की शुरुआत। रीज़न नंबर 1, फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, यस ले लीजिए। ओके, रीज़न नंबर 1,
रीज़न नंबर 1, हमने इसकी बात पहले भी कर चुकी है, हल्की हल्की सी, बट हम उस पर आप ज़्यादा रोशनी डालेंगे, वी विल इनलाइटन इट। सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये क्या होता है? पार्शियल मतलब वो सबको मालूम ही होगा, नॉट कंप्लीट मतलब हाफ, भी डबल बॉन्ड भी मालूम है। कहाँ है, क्यों है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने एक हेलो एरीन ले लिया, ओके, ले लिया है, शाबाश, वेरी गुड, ले लिया। तो अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन का हमें मालूम है एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, मतलब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो थे उसने तो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, बचे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, वो मैंने बना दी, करेक्ट। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जब क्लोरीन नॉर्मली अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो हमें मालूम है कि क्या करता है, कोई भी हेलोजन की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या करते हैं, वो उसे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, करेक्ट, जब ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे उसका एकदम उल्टा, दे हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दे विल डोनेट थ्रो द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आर। इनकी वजह से रेजोनेंस होने वाली है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ले लो मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा है। तो होगा क्या, जैसे ही क्लोरीन इस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये जो कार्बन आपको यहाँ पे है इस कॉर्नर पे, इसके पास हो जाएंगे 5 बॉन्ड, क्योंकि 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ का पाई बॉन्ड को फेंक देगा, तो इससे हो जाएगा हमारा एक रेजोनेंस की शुरुआत। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। होगा क्या, आप क्लोरीन ने तो फेंक दिए हैं, तो क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उस पर एक आया पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर उनके पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो बन गया है, यहाँ पे बन गया है हमारा डबल बॉन्ड, करेक्ट है। तो ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ फेंक दिया है, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक माइनस का चार्ज, ये देखिए, करेक्ट। अब ये माइनस तो पॉकेट में बैठेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे से फेंकेगा, और ये जैसे यहाँ फेंकेगा तो ये कार्बन हो जाएगा 5 बॉन्ड वाला, 1 स्टेबल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। यस, तो मैं जो बना रहा हूँ इसे बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए वापस मैं डिट्टो सेम बना रहा हूँ, सिर्फ बॉन्ड्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जिसकी ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो ये देखिए यहाँ पे अब एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और माइनस चार्ज आ गया सीधा यहाँ उड़ के, करेक्ट। माइनस चार्ज मैंने क्या बोला, स्टेबल तो है नहीं, तो क्या करेगा यहाँ पे वापस ये इसको इस तरफ जाएगा, तो जैसे यहाँ जाएगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे थ्रो कर देगा, करेक्ट। करेक्ट है, सही बात है सर, सही बात है, सही बात है, अरे सही तो हो गई ही। और ये यहाँ पे आ गया ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसा एक ऐसा ही है, ये चलिए यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये माइनस यहाँ पे का तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, और माइनस चला गया कहाँ पे, माइनस चला गया आपका यहाँ पे। देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ वापस नहीं बैठेगा, ये थोड़ा करके यहाँ, और क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन उसने फेंके थे वो वापस वो खींच लेगा, करेक्ट है। तो हुआ इससे क्या है, उससे हुआ कुछ नहीं, इससे हुआ क्या, जैसा पहला सिचुएशन था वो वैसा ही वापस हो गया, क्लोरीन को वापस 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए थे वो वापस मिल गए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, इससे फ़ायदा यह हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बिजी हुआ, जिससे ये स्टेबलाइज, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा वो रेजोनेंस वाइज स्टेबल बोला जाता है। ऐसे इनको कुछ काम ही नहीं है, घूमते रहते, करेक्ट। जैसे आप कहीं घूमने गए बाहर, फिर वापस ही घर आ जाते हैं ना, तो फ़ायदा क्या हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ आपका, करेक्ट। यस, यहाँ पे भी सेम कहानी। तो और हुआ क्या, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देख रहे होंगे चेंज, देखो यहाँ पे था, अब यहाँ पे चेंज हो गई है। तो जितने भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा ये स्ट्रक्चर होते हैं उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है रेजोनेंस वाइज। लेकिन मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, देखिए ये जो कहानी है यही यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, वापस ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी, वापस क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा एंड ऑल, तो ये कीप हैपनिंग। तो
एट अ पर्टिकुलर टाइम होता क्या है, मैं कभी आपको बता ही नहीं सकता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड। तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन फेंकता रहता है, तो यहाँ पे आप सोच लो कि एक डबल बॉन्ड छोटा सा हमेशा दिख ही सकता है। तो लेकिन वो परमानेंट नहीं है, तो होगा क्या, वो आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा, उसे हम फुल नहीं मान के हाफ बॉन्ड मानते हैं। तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था और दूसरा एक हाफ बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, एक पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, वो फॉर्म होता हुआ दिख रहा हुआ। तो इसकी वजह से हमारा एक्चुअली रीज़न क्या था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि न्यूक्लियोफाइल आए क्लोरीन चला जाए। लेकिन ये डबल बॉन्ड होने के नाते अब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये हो गया है डबल बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 कंप्लीट बॉन्ड है करेक्ट, और एक पार्शियल, पार्शियल को बोलेंगे हम पॉइंट पॉइंट। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। और आपको एक और चीज़ पता होगी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है लेंथ वाइज, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो तो उसे ब्रेक करना और मुश्किल होता है, राइट, यस। तो आपको आई होप पहली कहानी समझ में आ गई होगी कि रीज़न 1 कि वाई दिस बॉन्ड इज़ नॉट ए न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड। पहला नंबर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं रीज़न नंबर 2 की तरफ। ले लीजिए, ओके। चलिए अब रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 2, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। रीज़न नंबर 2 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब इसका क्या मतलब है अभी बता देता हूँ। इन एरीन एक्चुअली हेलो एरीन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। हालांकि आपको पता ही हो केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब कार्बन का एक कार्बन के साथ सारे जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हो कार्बन से या हाइड्रोजन से, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं sp2। वापस बता रहा हूँ मैं, सिर्फ कार्बन से नहीं, किसी से भी बनाता हो, लेकिन अगर उसने डबल बॉन्ड बना लिया तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। चलो मैं बात सिर्फ इसकी करता हूँ, ठीक है। हर एक कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो उसका हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp। अब मुझे बताइए टोटल हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं 100% मानता हूँ तो इस 100 में से हमने कितने पार्ट्स कर दिए, p के 3 s के 4। अगर 100 को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, जैसे ये ऐसा हो गया ना, s 1 p 3 और ऑर्बिटल, तो 100% जो है इसमें 4 में डिवाइड हो गया, तो सबके इसमें कितना हिस्सा आएगा 25 25 25, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ s है 25%। उसी 100 को अगर आप यहाँ पे 3 में डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज s कैरेक्टर कितना 33.33। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 ही हैं, तो सिर्फ 2 में डिवाइड होगा 100 रुपीज़, तो कितना हो गया s कैरेक्टर 50%। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किस में है, sp में है, राइट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा उसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो होता है डायरेक्टली रिलेटेड। अभी क्यों होता है नहीं होता है ये आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है s कैरेक्टर, s ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस से सबसे करीब, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट अभी काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले कंपैरिजन लेते हैं हम हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन के केस में हमने देखा है ये जो CX बॉन्ड है इसमें ये होता है पोलर, और X चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और कार्बन मना भी नहीं करता है। एक्चुअली मैं इसको ऐसा बना देता हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली ये जो बॉन्ड है C से जुड़ा है, H से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो जब ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है तो कार्बन मना नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या है
sp3 हाइब्रिडाइज। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं सीरीज़ बनाऊं या ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp, फिर उसके बाद sp2, उसके सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किसकी है, किस कार्बन की है, जो sp3 है। तो उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है ही नहीं, जाना है तो ले जाओ, ले जाना है तो ले जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कार्बन कुछ बोलता ही नहीं इसको, करेक्ट। लेकिन अब देखिए हमारा केस कैसा होने वाला है। जब हम बात करते हैं एक हेलोएरीन की, मतलब जब इस कार्बन पे आ जाता है हेलोजन, तो हेलोजन का क्या है, हेलोजन बाय डिफ़ॉल्ट चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन आपको दिख रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। तब मुझे बताइए क्या इतनी आसानी से जो अल्केन, हेलो अल्केन के केस में जो कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता था, क्या इसमें भी दे देगा कि हाँ भाई ले जाओ ले जाओ, नहीं, क्योंकि sp2 होता है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे मतलब टग ऑफ दी वॉर चलेगी, तब रस्सा कस्सी होगी कि भाई मैं भी नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए जितना डेल्टा पॉजिटिव ये कार्बन होगा, क्या ये कार्बन भी उतना डेल्टा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जानने देना ना इलेक्ट्रॉन को, डेल्टा पॉजिटिविटी कब आती है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर जाए। लेकिन ये कार्बन क्या कर रहा है, वो भी थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, हालांकि वो जाएगा अल्टीमेटली हेलोजन के पास, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी होती है अच्छी। तो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर है वो हो गया है डिक्रीज। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ध्यान से समझना है ये चीज़। थोड़ी भी अगर आपके दिमाग से थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट इधर उधर हुआ, देना हो जाएगा आपको प्रॉब्लम। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिविटी हो रही है यहाँ से कम, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये भी अपने तरफ रख रहा है, मतलब ज़्यादा, मतलब x के बराबर नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी है। तब मुझे बताइए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आने की इतनी आसानी से कोशिश करेगा जैसे वो यहाँ पे करता था हेलो एल्केन के केस में, नहीं। क्यों, कहाँ पे आने की कोशिश, इस कार्बन के पास, क्या वो इतनी आसानी से आ पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको मिलेगा रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी कैरेक्टर उतना नहीं है जितना हेलो एल्केन के केस में था। करेक्ट। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन है sp2। यही केस अगर हम sp में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ हेलो एरीन की। तो मैं यहाँ नोट लगा के आपको लिख देता हूँ। एक्चुअली आप लिखेंगे कैसे, तो आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन आप एक्चुअली लिखेंगे क्या आंसर्स में, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी at carbon decreases at haloarine due to more percentage of S character, hence nucleophile attack is not so easy। आई होप को कहानी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो कार्बन है वो है sp2, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है थोड़ी बहुत अच्छी sp3 से। तो मैं देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि हो नहीं सकता, होगा, लेकिन sp3 जितना आसान नहीं होने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट पॉसिबल नहीं, नॉट सो ईजी लिखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, तो इलेक्ट्रॉन हो रहे थोड़े नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल भी तो क्या होता है नेगेटिव, सो कि उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, रिपल्शन। तो ये था हमारा रीज़न नंबर 2। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं रीज़न नंबर 3 एंड 4 के। वो तो बहुत छोटे छोटे हैं और आसान भी है। डन, चलो लिख लीजिए रीज़न नंबर 3, और ये रीज़न है हमारा बहुत ही साधारण सा, इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और आपको एक स्टार मार्क करके MTY पॉइंट लिखना है कि ये जो रीज़न नंबर 3 है स्पेसिफिकली बताता है हमें कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती।
SN1 रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने देखा है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिर्फ SN1 रिएक्शन में, ना कि SN2 में, राइट। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है और सेंस क्या है। हम चाह क्या रहे हैं, अगर सपोज करो कोई कयामत आ गई और आपने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने करा दिया, ठीक है, और आप करा रहे हैं किस मैकेनिज्म से, SN1 के थ्रू। हमें मालूम है SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो यहीं कहीं नहीं रह जाएगा। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, मतलब ये हैलोजन एक वीक बेस के प्रेजेंस में यहाँ से गया तो आपको फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगी एक, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आपके कार्बोकैटायन की। और ये जो आपको रेजोनेंस बेंजीन पे कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये होता है वेरी 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 अनस्टेबल, ये हो ही नहीं सकता स्टेबल। तो जिनस ये अनस्टेबल होता है क्विकली वापस चला जाएगा, बोलेगा ना 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 ना, जैसे ही x जा रहा होगा अपने माइनस को लेके वापस खींच लेगा, आजा 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 बच्चा, आई कांट स्टे, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। सो इसी के लिए रीज़न की वजह से ये SN1 रिएक्शन क्या हो गए यहाँ पे, रूल आउट, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो आई होप कोई कहानी समझ में आएगी। रीज़न नंबर 3 है हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और स्पेशली ये डिस्कस करता है रूल नंबर 3 हमारा SN1 की इम्पॉसिबिलिटी, दैट मीन ये रिएक्शन तो SN1 के थ्रू हो ही नहीं सकता, अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और इंस्टेबिलिटी कार्बोकैटायन। चलिए ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते रीजन नंबर 4 की तरफ। जल्दी जल्दी लिखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। ओके, चल रीजन नंबर 4। तो वापस चलिए एक बार मैं रिवाइज भी करा सकता हूँ आपको, अगर रिवाइज कराना है तो। सबसे पहला रीज़न क्या था, बोलिए जल्दी जल्दी। सबसे पहला रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट बेस्ट रीज़न वाज, चलिए लिखिए अब रीज़न नंबर 4। रीज़न नंबर 4 लास्ट रीज़न है और बहुत ही ईजी सा रीज़न है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अभी इसका क्या सेंस है मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। देखिए आप कोई भी अगर हेलो एरीन बनाते हैं, उस पर एक हेलोजन लगेगा, एक हेलो एरीन में एरीन का ग्रुप लगेगा, करेक्ट। अब मुझे बताइए इसमें ये जो 3 मैंने अलग से बॉन्ड बनाए हैं वो क्या हैं, वो है पाई बॉन्ड, जो होते हैं बहुत ही वीक। पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब मैंने हेलोजन पे आपको बताया था जस्ट नाउ कि 7 में से वो एक बॉन्ड शेयर में रखता है, उसके पास 6 लोन पेयर पड़े रहते हैं, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताइए हम चाह क्या रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसी हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और हम चाह रहे हैं कि ये भैया और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं। तो इसीलिए ये रिएक्शन और फेवर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो नोट बना के लिखिए, ड्यू टू सिंस हेलो एरीन is a electron rich species, there will be huge electron repulsion। सो इसकी वजह से ये और होने वाला है नहीं। तो आई होप आपको कहानी फटाफट समझ में आ गई होगी। रीज़न 1 रीज़न 2 तो मैं यहाँ पे एक समरी करा देता हूँ फटाक सा कि ये रिएक्शंस क्यों फेवर नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं, वाई हेलो एरीन डज नॉट सपोर्ट SN रिएक्शंस इन नॉर्मल कंडीशन। रीज़न नंबर 1 था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रीज़न नंबर 2 क्या था बताइए फटाफट, किसको याद है रीज़न नंबर 2? यस, रीज़न नंबर 2 है हमारा, अरे क्या था, यस sp2, यस हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। रीज़न नंबर 3 कभी कभी क्या दिमाग से सड़क जाता है क्योंकि हम
याद पे भरोसा नहीं करते, हम यहाँ पर भरोसा करते हैं कंसेप्ट में, अंडरस्टैंडिंग में। कार्बोकैटायन की अनस्टेबिलिटी का। और रीज़न नंबर 4 है हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आई होप कोई कहानी समझ में आई होगी। चलिए, ये तो रीजंस थे कि ये क्यों नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे क्रिटिकल कंडीशन कि ये कब हो सकते हैं। हमारी तो जिद है भैया, हमें तो कराना ही है, तब हम ये कैसे करा सकते हैं SN रिएक्शन। लेकिन SN में आपको ये याद रखना है कि SN1 तो कोई हालत में नहीं होगी। अगर कराना भी है आपको ज़बरदस्ती, तो ये SN2 रिएक्शंस दे देगा। चलिए देखते हैं ये कब SN2 रिएक्शन देता है। तो उसमें मैं लिख देता हूँ क्रिटिकल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन। हम बात किससे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हेलोएरीन की। ये याद रखिए कि हेलोएरीन SN2 रिएक्शन कब देगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, हेडिंग लिख लीजिए। मेरे साथ अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको समझ भी जाएगा, मतलब नोट्स भी हो जाएंगे, आपको समझते भी जाएगा। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए ये है आपका हेलोएरीन। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका हो जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको 2 कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे सबसे पहला आपको यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपको हेलो एल्केन में मालूम क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ने हेलो एल्केन में देखा था हम, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते थे इन केस ऑफ क्या, हेलो एल्केन। और दूसरा यहाँ पे आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप ये 2 कंडीशन रखते हैं तो आपका SN2 रिएक्शन होने की चांसेस हैं। देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल से बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले हम ले लेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NaOH, जो देगा हमें OH माइनस। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर रखते हैं 663 केल्विन। केल्विन हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्योंकि वो है हमारा SI यूनिट। 663 केल्विन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कितना है, तो ये हो जाता है 300 ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर भी 100 डिग्री से बॉयल हो जाता है। और प्रेशर रखना है आपको 300 एटमॉस्फेयर, जो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतनी कंडीशंस देंगे तब जाके भाई साहब ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा और ये OH यहाँ पे आएगा और आपको मिल जाएगा फेनॉल। देख लीजिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भैया सिर्फ एक हटाने के लिए। ठीक है, यस। अब इतना टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना तो कोई प्रैक्टिकल काम लग नहीं रहा है, तो क्या कुछ और कर सकते हैं साइंस की मदद से? यस, ये हो गया को पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूँ। अगर इस पे आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो ऑर्थो पे या फिर मेटा पे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तब आपको न्यूक्लियोफाइल तो लेना ही पड़ेगा NaOH स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो टेम्परेचर प्रेशर है ना, तब आप कम रखेंगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पर अपने 443 केल्विन टेम्परेचर रखा और प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तब भी आपको ये रिएक्शन OH के साथ दे देगा। अब ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन आप जस्ट इतना याद रखिए कि NO2 क्या करता है, एक -R इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से। तो अगर आपने ये यूज़ किया तो आपको ये रिएक्शन थोड़े कम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे मिलती हुई दिख जाएगी। इसका नाम क्या हो गया? पैरानाइट्रोफेनॉल। अब तो मैंने एक NO2 लगाया, क्या कर अब मैं 2 NO2 लगा सकता हूँ? यस। अगर आपने 2 NO2 लगा दिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या ये रिएक्शन और फास्ट हो सकती है? यस। अगर आपने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए तो ये रिएक्शन वापस और कम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो जाएगी, क्योंकि पहले एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब 2 NO2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तब ये रिएक्शन हो जाएगी सिर्फ आपकी टेम्परेचर 368 केल्विन में, प्रेशर हो जाएगा डबली
रिड्यूस, प्रेशर का डेटा नहीं दिया है कि कितना रिड्यूस होगा, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वापस Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, वापस से अटैक पॉसिबल हो जाएगा। बहुत इजी, मैं एरो बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। NO2 ग्रुप वहीं रहेगा, ठीक है, आपको NO2 सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ये याद रखिए, ठीक है। इसका नाम हो गया ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफेनॉल। ओके, अब आप सोचोगे भाई सर 2 लगा रहे हो तो 3 क्यों नहीं लगा, तो तीनों 3 लगा दो। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। ये लीजिए Cl, यहाँ लगा दिया NO2, यहाँ लगा दिया NO2, और एक मैं यहाँ भी लगा देता NO2। ये बच्चों को दिमाग में आएगा सर यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, ये पोजीशन में क्या दुश्मनी है, अभी बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। वहाँ पे भी वापस अगर 3 NO2 लगा देंगे तो क्या होगा, NOS तो आपको लेना ही, स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको लेना ही पड़ेगा, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर हो जाएगी यहाँ पे और कम। और कम तो इतना सेंस में लगे, तो अगर तुम इसको सिर्फ गर्म ही करोगे ना, थोड़ा सा जस्ट वार्म इट, ये आपको आपका प्रोडक्ट आसानी से दे देगा। और आप देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, OH और तीनों साइड NO2 NO2 NO2। इसका नाम कोई कौन बताएगा, मुझे बताइए फटाफट। यस, इसका नाम है पिक्रिक एसिड 135 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। चलिए अब लास्ट का जो बच्चों का डाउट है, मैं इसे स्टार लगा देता हूँ। व्हाट इफ अगर मैं NO2 इन 2 पोजीशन पे लगा दूँ, या तो यहाँ या तो यहाँ, जिसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, राइट। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे लगाएंगे NO2 ग्रुप, 1 लगाओ या 2 लगाओ, आपके टेम्परेचर और प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी जस्ट लाइक 1663 केल्विन एंड प्रेशर 300 ATM, क्योंकि NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन में कुछ फ़ायदे का ही नहीं है। क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में मैकेनिज्म जो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं है। लेकिन आपको यही रखना है कि यहाँ पे भी रिएक्शन जो होगी ये सेम कंडीशन में होगी, मतलब NO2 लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब करते हैं वाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट मेटा पोजीशन। मतलब हमारा जो टेम्परेचर जो चेंज हुआ सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जब हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो ऐसा क्यों हुआ, वाई नॉट एट मेटा पोजीशन। सो ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं आपको ये बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। समझ लीजिए एक बैंक है, ओके, ये हमारा बैंक है फेडरल बैंक, ओके, और ये है उसका कंपाउंड, ओके, और यहाँ पे है उसका गेट नॉर्मल, ठीक है, और ये है वॉचमैन, ओके। अब मुझे बताइए, सपोज कीजिए एक इंसान ने बैंक लूटने की सोची, ओके, तो क्या करेगा, इस बैंक में घुसने से पहले वो देखेगा कि अगर जैसे मैं एंटर करूँ इस बैंक के अंदर, मतलब कंपाउंड के अंदर, ये वॉचमैन मुझे देखना नहीं चाहिए, राइट। तो होगा क्या, या तो वो यहाँ पे या कहीं पे कोई हरकत करेगा ताकि इस वॉचमैन का जो ध्यान है वो भटक जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, और जैसे ही वॉचमैन का ध्यान भटक जाए, फटाक से कूद के बैंक के अंदर चले जाए, करेक्ट। लेकिन होगा क्या, इससे वॉचमैन जाएगा, देखेगा कुछ नहीं है, तो वापस आ जाएगा। ये जो थीफ है ये अंदर भले ही चले जाएगा, लेकिन बाहर आने में से हो जाएगी प्रॉब्लम, और ये भी हो सकता है कि ये वॉचमैन एक बार अंदर जाके चेक भी कर ले, करेक्ट। लेकिन अगर यही थीफ अपना एक दोस्त लेके आए, ठीक है, एक फ्रेंड है इसका, ये हालांकि अपना ये थीफ 2 है, ये ओके, ये थीफ 1, अभी भी भले ही अंदर थीफ 1 ही जाएगा, लेकिन थीफ 2 क्या करेगा, ये जाएगा वॉचमैन के पास
और उसे पूछेगा लाइटर है या कोई एड्रेस पूछेगा या फिर उसे इन्वॉल्व कर दिया किसी बात में, तो क्या ये वॉचमैन हो गया यहाँ पे बिजी। अब ये थीफ के पास मस्त टाइम है, यहाँ पीछे से एंट्री मारेगा, बैंक के अंदर जाएगा और फुल अपना काम करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क ये है कि इसको शक हो सकता है थोड़े टाइम में अगर ये आदमी जाएगा नहीं, करेक्ट। तो थीफ ने क्या सोचा कि हमें चाहिए बहुत सेफ खेलना है, तो उसने अपना एक और दोस्त लेकर आया T3, ठीक है। अब हुआ क्या, ये खुद वॉचमैन के पास ना जाके ये दोनों आपस में करने लगे झगड़ा, फाइटिंग, टिक 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 टिक। तो हुआ क्या, ये झगड़ा देख के ये कर रहे हैं बैंक के आगे फाइट, तो वॉचमैन खुद ब खुद आ गया और उनका झगड़ा सुलटाने लगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के थीफ 1 गया बैंक में, मस्त अपना टाइम करके वापस आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि किस टाइम पे इट वॉज वेरी सेफ टू गो एंड रॉब अ बैंक। यस, जब वो 3 थीफ आपस में प्लान बनाए कि ये 2 जाके उसे इन्वॉल्व करेंगे वॉचमैन को और सिक्योरिटी गार्ड को, और थीफ 1 जाके करा ले, करेक्ट। अब यही कहानी आप याद रखिए, हम भी यूज़ करने वाले हैं इसी कहानी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थीफ 1, थीफ 2, थीफ 3 ऐसा अलग से लिख देता हूँ और मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी होने क्या वाला है, हमारे यहाँ पे थीफ जो है ये होगा हमारा NO2 ग्रुप। तो ये जो हेलो एरिन है ये है हमारा बैंक, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट होने वाले हैं क्लोरीन के थ्रू और जो रोटेट होने वाला है पूरे बेंजीन में, ये है हमारा वो सिक्योरिटी गार्ड। क्यों कि यही जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पाइप इलेक्ट्रॉन, ये रिपेल करने वाले हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने से, करेक्ट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा, ये है हमारा थीफ नंबर 1 जो एक्चुअली बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ये है हमारे सिक्योरिटी गार्ड। तो रिपेल तो कर रहा है, जाने देगा नहीं। तो अब हम ले आएंगे हमारा एक NO2 ग्रुप, थीफ 2 यहाँ पे अटैच कर देंगे, और ये है हमारा थीफ 3, वो हम यहाँ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, हमें मालूम है रेजोनेंस वाइज कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ डोनेट होंगे ये चला जाएंगे यहाँ, करेक्ट। और ये हो जाएगा एक रेजोनेंस कैनेटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन हमें मालूम है, देखिए क्लोरीन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जो मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दे दिया है, करेक्ट। इससे होगा क्या, देखिए होगा क्या, अभी जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ आया विच इज़ आवर ऑर्थो पोजीशन, नेक्स्ट जंप करने से पहले NO2 उसे थोड़ा अपने पास बिजी कर लेगा, क्योंकि NO2 में भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एलिमेंट सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे भी ये माइनस चार्ज थोड़े टाइम के लिए बिजी हो जाए। आपको बात समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ पे जैसे ये बिजी हो जाएगा तो फिर हालांकि वो वापस आएगा, फिर वो यहाँ पे अटैक करेगा वापस इस साइड, ठीक है। वापस से इस साइड अटैक करेगा तो ये इस साइड अटैक करेगा, करेक्ट। तो इससे होगा क्या, हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस माइनस चार्ज को वापस क्लोरीन पे आने तक। देखिए मैं बता देता हूँ, ये है क्लोरीन प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये है इसका डबल बॉन्ड, यहाँ ये आ गया डबल बॉन्ड इधर, ये है NO2, और यहाँ पे जो है अभी हमारा एक और NO2 ग्रुप हमने 3 को रखा है हमने। जैसे ही माइनस चार्ज अब यहाँ पे आया तो इस NO2 ने इसको वापस थोड़ा बिजी कर दिया, वो मैं इसे ऐसे दिखा देता हूँ, करेक्ट, एक सर्कुलर एरो से। तो ये माइनस चार्ज जब तक वापस आएगा, मतलब ये है Cl जो है, ये है सिक्योरिटी गेट ऑफ द बैंक, गेट ऑफ द बैंक। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्या अभी बिजी है, यहाँ पे एक NO2 ने इसे बिजी कर दिया, फिर दूसरे NO2 ने बिजी कर दिया। हालांकि अब ये वापस यहाँ पे जाके एक बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। देखिए हो क्या रहा है, सुंदर सा हो वही चीज़ रही है रेजोनेंस, बट इस बार इस माइनस चार्ज को वापस एक सर्कल कंप्लीट करने में लग जाएगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि दोनों जो NO2 ग्रुप है ये करने वाले हैं इसको फुल बिजी। तो अब ये वापस एक साइकिल कंप्लीट हो गई, करेक्ट।
अब आप देख रहे होंगे एक चीज़ कि ये जो माइनस चार्ज था ये कहाँ कहाँ गया, ये एक ऑर्थो पोजीशन पे गया और पैरा पोजीशन पे गया। अगर मैं एक NO2 यहाँ भी लगा दूँ, हालांकि मैं लगा सकता था क्योंकि वो होता क्या, उसे और बिजी कर देता, करेक्ट, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता, ठीक है। तो होगा क्या, इससे इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज ने ट्रैवल किया है, करेक्ट। तो इसकी वजह से हम NO2 ग्रुप जो यहाँ लगाएंगे तो क्या करेगा, उस माइनस चार्ज को थोड़ा बिजी करेगा अपनी तरफ। अगर वही NO2 ग्रुप आप यहाँ लगाते मेटा पोजीशन पे, तो मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रॉन ने मेटा पोजीशन पे ट्रैवल किया, नहीं किया। तो क्या वो उसको बिजी कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो ऑर्थो से डायरेक्ट कहाँ जंप करता है, पैरा पे। तो इसी वजह से अगर हम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप यानी NO2 विच इज़ अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहा था वो कहाँ है, बिजी। और जब तक ये NO2 इलेक्ट्रॉन को बिजी करेगा तब तक पीछे से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके Cl को यहाँ से निकाल के रिप्लेस कर देगा। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप काम करते हैं और टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करते हैं और नॉट इन मेटा पोजीशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डजंट गो इन मेटा पोजीशन इन द रेजोनेंस। आई होप ये कहानी समझ में होगी। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है किस पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा को। अब यही आपको याद रखना है, हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें बहुत काम आने वाला है। आपको याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं मेटा पोजीशन को, ना कि ऑर्थो और पैरा को, अपोजिट चलता है, करेक्ट। तो ये जो रेजोनेंस है ये कहाँ गए, ये सब गए सिर्फ ऑर्थो और पैरा में, करेक्ट। चलिए, आई आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलिए अब करते हैं केमिकल रिएक्शन नंबर 2 फॉर हेलोएरीन, जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है कुछ है नया चीज़, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा ही नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक तो हमने देख रखा था, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक का क्या सेंस है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। यहाँ पे जैसे हमें न्यूक्लियोफिलिक क्या, फिलिक मतलब तो आई होप आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। फिलिक मतलब होता है लव, अफेक्शन। और यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसा स्पीसीज, जैसे कोर्स इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज हो जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब मुझे ये बताइए, अगर ए इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ए पे कौन सा चार्ज होगा, ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यस, वेरी गुड, ए होगा पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रोफिलिक इज दैट स्पीसीज विच लव इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इटसेल्फ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसे हम डिनोट कर देंगे E+। इतना समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कुछ करने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे करने वाला है, क्या करने वाला है आगे के रिएक्शंस में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद, की है पार्ट 2 ऑफ आवर केमिकल रिएक्शंस। अब मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे आपकी, तो उसमें आपको 4 रिएक्शन दिखेंगे, 3 एक तरीके के और चौथा थोड़ा अलग, करेक्ट? यस। तो उसमें सबसे पहला है हमारा हेलोजनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आपको एक बात पहले अच्छे से बता देता हूँ कि आपको एक बार अगर इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया, उसके बाद तो आपका 99% काम सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको लगाना कहाँ है। आपको लगाना है ऑर्थो नहीं तो पैरा डायरेक्शन में, करेक्ट? यस। तो चलिए देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रोफाइल पहचानना कैसे है। भले ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है डिटेल में, लेकिन मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है आपका एक हेलोएरीन। रिमेंबर कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, और ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये जो हेलोएरीन है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, साधारण सी बात है। लेकिन कहाँ? यस, हमने ऑलरेडी देखा है कि अब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट जब एक हैलोजन इस पर अटैच होता है। करेक्ट है? यस। तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? ऑर्थो पे, नहीं तो पैरा पे। तो जो भी आपके ग्रुप्स बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं? या तो ऑर्थो डायरेक्टिव या तो पैरा डायरेक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका पहला कंपाउंड यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कंपाउंड पैरा। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स तो ऑलरेडी है ही ऐसा, आपने तो इसे सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया। यस बच्चों, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात याद रखनी है कि आपको यहाँ से एक्स हटाना नहीं है, इससे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो सब सर सब्स्टिट्यूशन का सेंस क्या बना? यस, बहुत अच्छा डाउट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हम कर रहे हैं, हम हैलोजन का नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको पता है बेंजीन रिंग में हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन भी होता है जो हम दिखाते नहीं हैं। यस, सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में उसका हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बन जाएंगे 2 टाइप ऑफ कंपाउंड। पहला बन जाएगा आपका ऑर्थो कंपाउंड, दूसरा बन जाएगा आपका पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड। अब मुझे बताइए कि इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? हालांकि आपको ये पता है, लेकिन आप मुझे रीज़न के साथ सोचिए एक बार। यस, मेजर विल बी योर पैरा कंपाउंड एंड ऑर्थो विल बी द माइनर। एंड नोट बना के लिख लीजिए इसका 2 रीज़न। पहला रीज़न है ड्यू टू सिमेट्री। हमें मालूम है कि पैरा जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और ये सिमेट्रिकल कंपाउंड ऑब्वियसली नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बनेंगे नॉर्मली। दूसरा, आप अगर ये देखेंगे, ये एक्स और ई के बीच में बन सकती है एक बॉन्डिंग, क्योंकि एक्स है नेगेटिव, ई है पॉजिटिव, और ये करता है थोड़ा क्राउडीनेस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक भीड़ भड़का हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ऑर्थो ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस को आप सिंपली याद रखिए क्राउडीनेस। इसकी वजह से क्या होंगे? ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होंगे नहीं, ये बन जाएंगे माइनर प्रोडक्ट। तो बस आपको ये है आपकी जनरल रिएक्शन। आपको इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा वो डायरेक्टली कहाँ अटैच होगा? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, दोनों पे प्रोडक्ट बनेंगे, और पैरा जो होगा वो आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। आई होप कितनी कहानी समझ में आई होगी। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तीनों रिएक्शन आपको एक साथ करके दिखाऊंगा। सबसे पहला है हेलोजिनेशन, जिसमें हम एक हेलोजन ऐड करके दिखेंगे। दूसरा है आपका नाइट्रेशन, ये अच्छे से नहीं आया, ओके। दूसरा है आपका नाइट्रेशन। एक एक लाइन में ख़त्म कर दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आपको एक्चुअली पता चले कि ये हो क्या रहा है। हालांकि अगर जब आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो आपको याद 2 मिनट के रहेगा, 3 दिन के लिए रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग काम ऐसे ही करता है। तो इसलिए आप एक बार मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाएगा, मतलब सीमेंटेड हो जाएगा। जैसे हम सीमेंट से कुछ चीज़ रख भरते हैं तो क्या हो जाती है? परमानेंट, वैसा। चलिए, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक चीज़ याद रखना, आपको प्रोडक्ट ये निकाल पता ये करना है कि हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। एक बार आपको मिल गया, आपको ऑर्थो और पैरा सोल्यूशन पे लगा देना। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आपने ले लिया है एक एलोवेरिन, ये, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको मैं इस पे ना लिख के एरो पे लिख देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ा। Cl लिया तो मैं Cl2 से रिएक्शन करा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको चाहिए प्रेजेंस AlCl3 की, जो कि है एक लुईस एसिड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और लुईस एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, करेक्ट। देखिए, अब ये लुईस एसिड करेगा क्या? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, क्या करे क्या करे क्या करे?
ये ऐसे तो क्या करेगा, जो रिएजेंट यहाँ पे खाली बैठा है क्लोरीन Cl2, उसको प्रवोक करेगा कि भाई तो अपने बॉन्ड तोड़ ले हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिकली मीन्स एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। सपोज करो इस क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल गया, तो बताइए क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंस होगी AlCl3, ये करवा रहा है ये काम। तो आपको मिल जाएंगे दो टाइप के क्लोरीन, एक क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो ये बन जाएगा Cl+, और एक क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो ये बन जाएगा Cl-। और इस Cl- के साथ AlCl3 रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा AlCl4-, जो मैं आपको पुराने रिएक्शन में भी बना के दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, प्रोडक्ट में लास्ट में लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हैलोजनेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वही हैलोजन। हमने क्लोरीन लिया तो Cl+, ब्रोमीन लिया तो Br+, आयोडीन लिया तो I+। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रेशन। प्रोडक्ट में आपको लास्ट के एंड में बताऊँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। नाइट्रेशन में करना क्या है, वापस ले लीजिए आप सेम प्रोडक्ट, एलिमेंट क्लोरो बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है। नाइट्रेशन जब भी हो उसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है। नाइट्रेशन होती है HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो H2SO4 है ये काम करता है कैटलिस्ट का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब हमें ये पता करना है कि इसमें ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, हालांकि डायरेक्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ बताता हूँ। सबसे पहले H2SO4 को देखिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4, ये रहे 2, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, और ये रहा 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, होगा क्या, हमें मालूम है ऑक्सीजन क्या है, सिंगल ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, HNO3 और ये ज़्यादा एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। ठीक है, H2SO4 एसिड है, राइट। एसिड का काम क्या होता है, H+ देना है। H+ कैसे देता है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे H, वाइट कलर से बना देता हूँ तब ईजी समझ में है। मैं सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिएगा कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज करूँगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो माइनस, और H+ यहाँ पे हो गया फ्री। H2SO4 का काम ही यही है। ऐसे ये दूसरा हाइड्रोजन भी देता है। मैं फिर एक से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यस इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे दूसरा जो हमने ऐसे ले रखा है वो है हमारा HNO3। तो ये मैं HNO3 बना देता हूँ। ये है नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया आपका HNO3, करेक्ट। हमें मालूम है ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं, लोन पेयर। देखिए, अब ये भी याद रखिएगा कि हमेशा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ही लोन पेयर देते हैं। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो किसी के साथ, वो लोन पेयर किसी को ढूंढता है नहीं, तो ये जाके इसे मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एंट्रोपी सपोर्ट करते हुए एक बहुत ही सुंदर सा लिविंग ग्रुप दिख रहा होगा। देखिए मैं बना देता हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही थे, करेक्ट। ये हाइड्रोजन अब यहाँ आके जुड़ गया, और सिंस ऑक्सीजन लोन पेयर दिए हैं तो इसके पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यस। अब देखिए इसका निकलना इज सपोर्ट किया जाएगा किसके पास, एंट्रोपी के साथ, क्योंकि H2O आसानी से यहाँ निकल सकता है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चलता बनेगा। जैसे ही ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए तो आपको यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा। इसी को हम बोलते हैं NO2+। तो यहाँ का हमारा मिल गया दूसरा इलेक्ट्रोफाइल विच इज NO2+। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट में अभी तक आपको बताऊंगा नहीं, प्रोडक्ट में आपको लास्ट में बताऊंगा। लेते हैं अब सल्फोनेशन का केस। सल्फोनेशन में करना क्या है, आपको इसकी रिएक्शन करा देनी है H2SO4 एक्सेस के साथ। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एसिड का प्रेजेंस रखेंगे, लेकिन उसका हम ले लेंगे एक्सेस में H2SO4। चलिए पहचानते हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है। यहाँ पे देखिए HOS। अब तो आपको आसानी होगी H2SO4 कैसा होता है। पहले दो स्टेप्स सेम होंगे,
होगा क्या, ऑक्सीजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका H प्लस, HOS डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस। यहाँ पे जो इस H प्लस की मदद की थी HNO3 ने, ये आया था मसीहा बन के, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इस H प्लस की मदद करेगा एक दूसरा H2SO4, क्योंकि मॉलिक्यूल में मैंने क्या बताया था आपको कि H2SO4 है एक्सेस में, तो यहाँ पे दूसरा H2SO4 जो है वो मदद करने आ जाएगा इस हाइड्रोजन की, इस तरीके से ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है चला जाएगा इस हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए। अब बताइए क्या होगा, वापस सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको वाटर निकलता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आपको दिखना चाहिए, आज अब तक आपकी इमेजिनेशन बढ़नी चाहिए। देखिए ये है H, ये है O, ये है S, डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और अब ये हाइड्रोजन जो उसने उसको डोनेट किया था वो चला गया यहाँ, और ऑक्सीजन ने सिंस लोन पे डिनोट किया है तो उस पर आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव तो बहुत खतरनाक बात है बस, तो क्या करेगा, फटाक से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेगा, माइनस H2O, और जो बच गया वही है आपका है इलेक्ट्रोफाइल, HOS डबल बॉन्ड O और S पे पॉजिटिव। इसको अगर मैं मिला के लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, S एक बार, ऑक्सीजन 3 बार, H एक बार प्लस, SO3 H प्लस, करेक्ट है? यस। अब हमें मिल गए हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल। अब फटाफट देखिए रिएजेंट कैसे बनते हैं हमारे प्रोडक्ट। Cl प्लस है इसका प्रोडक्ट, तो ले लीजिए। सबसे पहले आप रिएजेंट ऑलरेडी जैसा है वैसा बना लीजिए, ठीक है? जैसा है वैसा ही मैं वापस बना रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक आंसर कंप्लीट किया नहीं है। अब अभी तक कंप्लीट किया नहीं है, आप इतना याद रखिए। मैं एक साथ करूँगा तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है? देखिए अब हमें करना है सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, तो मैं यूज़ करता हूँ कोई अलग कलर जहाँ पे हमने यूज़ ही नहीं किया कहीं पे, ये कलर। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl प्लस। हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, पैरा हो गया आपका मेजर, ये हो गया आपका माइनर, ठीक है? यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, NO2 है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पैरा। ये हो गया आपका मेजर, ये हो गया आपका माइनर। नेक्स्ट देखिए फटाफट कैसे हो रही है गोली की तरह रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3H, ऑर्थो पैरा। ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर। ख़त्म, बन गया आपका प्रोडक्ट। डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थोक्लोरो डाइबेंजीन, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो सल्फोनेश बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ख़त्म। यही 3 रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप मैकेनिज्म के साथ याद रखिए या तो आप डायरेक्ट याद रखिए। अब आपको मैकेनिज्म जो एक बार मैंने आपको दिखा दिया, आपको ये डायरेक्ट अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? यस, वेरी गुड। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब थोड़े बहुत 2 रिएक्शन बचे हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, फिर ये सारे केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे ख़त्म। यस, चलिए अब दोस्तों हमारी एक और नेम रिएक्शन आने वाली है हेलोअरीन के केमिकल रिएक्शन में, पहली नेम रिएक्शन, और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, उसे हम बोलते हैं फ्रिडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये 2 तरीके की होती है और ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही है। फ्रिडिल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये 2 प्रकार की है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। दोनों मैं एक साथ करा रहा हूँ तो आपको क्योंकि कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, ठीक है? चलिए लिख लीजिए फटाफट। ओके, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एक असाइल ग्रुप। अभी असाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड OCl, इसे हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, और ऑयल क्लोराइड भी बोला जाता है, ठीक है? चलिए देखते क्या करना है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है?
इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। देखिए वही होगा कहानी। लुइस एसिड क्या करेगा, लुइस एसिड करेगा किसी को प्रवोक कि अपने बॉन्ड हेट्रोलेटिकली तोड़ लो, तो ये क्लोरीन हेट्रोलेटिकली बॉन्ड तोड़ लेगा, तो क्या होगा जनरेशन, CH3 से इलेक्ट्रॉन चले गए तो CH3 बन गया प्लस, Cl बन गया माइनस। करेक्ट है। देखिए अब क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल एक बार मिल गया तो हमें पता है क्या करना है, इसे जोड़ दीजिए आप ऑर्थो पे और पैरा पे, और पैरा वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। करेक्ट। ऑर्थो क्लोरोटोलिन, पैरा क्लोरोटोलिन, ये हो गया आपका मेजर, ये हो गया आपका माइनर। और अब से कोई पूछेगा सर ये Cl का क्या होगा, ये Cl क्या करेगा, ये Cl चला जाएगा AlCl3 के पास, और AlCl3 क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस। लेकिन AlCl4 माइनस ज़्यादा बोलेगा, मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं क्लोरीन, तो एक्चुअली आप सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन फ्री घूम रहा है, तो AlCl4 बोलेगा क्या भैया Cl चाहिए, तो बोलेगा हाँ चाहिए, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके HCl बना के निकाल देंगे, तो ये हो गया आपके प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने कौन सा ग्रुप ऐड किया है, अल्काइल ग्रुप, क्योंकि दिख रहा है ये CH3 क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। आपको पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, यस। चलिए अब करते हैं असाइलेशन। असाइलेशन में भी करना सेम चीज़ है, जस्ट रिएजेंट का फ़र्क होगा। ये लीजिए Cl, ये बनाया बेंजीन रिंग, ये हो गया ये। अब करना क्या है, इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है एक असाइल ग्रुप के साथ। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसमें असाइल रहता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि क्या होता है। करेक्ट। हमें बताइए ऐसा क्या हो के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊं कि ये हो जाए। यस, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालिए नहीं, मैं बता देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये हो गया आपका एक असाइल ग्रुप वाला कंटेंट। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए AlCl3 जो है एक लुइस एसिड। वापस सेम कहानी करनी है दोस्तों। AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बन जाएगा प्लस और Cl बन जाएगा माइनस, और यही Cl माइनस वापस जाके AlCl3 से कंबाइन करके बना देगा AlCl4 माइनस। वापस आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे, ये जा जाएगा H प्लस के साथ और बना देगा AlCl3 प्लस HCl। ये तो समझ में आ गया हमें। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में आपको अगर इलेक्ट्रोफाइल पहचानने आ गया है तो आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ये आपका माइनर प्रोडक्ट और ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन। इसको हम एसिटोफेनॉन एसिटेट ग्रुप बोलते हैं, फेनॉन, बहुत ही बेहतरीन नाम है। उसका याद जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन। तो ये खत्म हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर एक लास्ट रिएक्शन बची है वो करते हैं और यहाँ पे आपके सारे केमिकल रिएक्शन ऑफ एलोवेरिन खत्म हो जाएंगे। चलिए अब आ गए हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन ऑफ एलोवेरिन में, जिसमें है वो रिएक्शन विथ मेटल्स। बहुत छोटा सा पार्ट है दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, तो कीजिए बहुत अच्छे से ध्यान। इसमें हमें पढ़ना है 2 रिएक्शन और वो दोनों के दोनों हैं नेम रिएक्शन। पहली है वुड्स-फिटिग रिएक्शन और दूसरा है सिर्फ फिटिग रिएक्शन। बोलेंगे ये क्या है? वुड्स रिएक्शन दोस्तों हमने पहले ही पढ़ रखा है, वो हमने यूज़ की थी हेलो अल्केन में भी कार्बन के नंबर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट इन कार्बन जो हमने सीरीज़ की है ट्रिक वीडियोस की, उसमें भी देखा गया है। तो ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्या है और ये कैसे उससे डिफरेंट है।
आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। वुड्स रिएक्शन नाम है तो आपको एक हेलो एल्केन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिटिक है तो आपको एक हेलो एरीन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये याद रखना। जहाँ पे फिटिक है वहाँ पे आपको हेलो एरीन यूज़ करना है। इन दोनों का रिएक्शन आप करा दीजिए। वुड्स रिएक्शन हम क्या यूज़ करते थे, सोडियम के साथ। सिंस 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और ले लीजिए ड्राई ईथर का प्रेजेंस, ठीक है। अब होगा क्या, ये मैं इसे नीचे लगा देता हूँ। मैं इसको आपको एक मैकेनिज्म के साथ बता देता हूँ, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। Na 2 Na लिया है, एक Na ये X ले जाएगा हेलोजन और दूसरा Na ये वाला X ले जाएगा, और ये दोनों R और ये जो हेलोजन है, हेलो एरीन ग्रुप है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए मैं इसे आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, और 2 NaX बाहर निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यही है आपका वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वहाँ पे क्या होता था, एक अल्केन लेते थे तो वो जो आपस में जुड़ जाते थे। यहाँ हमने एक अल्केन और एक हेलो एरीन लिया है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसे ही हम बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब फिटिक रिएक्शन क्या है, चलिए वापस देख लेते हैं। करना क्या है आपको, सिर्फ ये फिटिक है, इसमें वुड्स नहीं है, तो आपको सिर्फ लेना है हेलो एरीन कंपाउंड। मैं आपको पूरा मैकेनिज्म के साथ, तो मैं 2 ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी आपको करानी है वापस सोडियम के साथ। ये लीजिए आप सोडियम 2 टाइम ले लेता हूँ और रख दीजिए प्रेजेंस ड्राई ईथर की। हालांकि आपको ड्राई ईथर हमेशा दिखेगा नहीं, लेकिन रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो वापस इसका मैकेनिज्म क्या है, सेम वुड्स के जैसा। एक Na इसको दे दीजिए, एक Na से दे दीजिए, ये NaX यहाँ से निकल गया, ये NaX यहाँ से निकल गया। इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो इजी होगा। बचा क्या, ये दोनों बेंजीन रिंग बच गए, तो ये बेंजीन रिंग आपस में ही जुड़ जाते हैं, इसको हम फिनाइल भी बोलते हैं। तो ये बन गया आपका नया कंपाउंड। एक चश्मे के जैसा दिख रहा होगा, इसे मैं गांधी जी ऐसा भी बना सकता हूँ, देखिए बेहतरीन। बट हम यहाँ बनाएंगे नहीं, इसे हम बोलते हैं डाई फिनाइल। और इसके साथ क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, इसके साथ मिल जाएगा आपको 2 NaX। इसे हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। बस हो गया ख़त्म, इतना सही था। आई होप आपको इसकी कहानी समझ में आई होगी, तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो दोस्तों, तो ख़त्म हो गए हमारे सारे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। अब बस छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताया जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, विच इज़ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे आपको ये मास्टरी हो जाएगी इस हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में। सो थैंक यू।